रूस के दागिस्तान में यूक्रेन के हमले हुए हैं। रूस के वेयर हाउस पर भीषण अटैक करने में कामयाब रहा यूक्रेन। रूस के 4 वेयर हाउसेस पर ड्रोन दागे गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेनी हमले में वेयर हाउस में भीषण आग लग गई। ये देखिए आप तस्वीरें। खतरनाक ड्रोन हमला, वेयर हाउस को बनाया गया निशाना और जोरदार धमाका। तो यूक्रेन का रूस के 1900 किलोमीटर अंदर ड्रोन से हमला, और रूस में पहली बार ड्रोन से इस दूरी तक हमला किया गया। टारगेट पर आईसीबीएम टेस्टिंग और सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। टारगेट पर रूस के प्रमुख और रणनीतिक स्पेस पोर्ट रहे हैं। रूस का 40 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा भी सामने आया है। तो आप देखिए, बहुत गहराई तक भी यूक्रेन मार कर रहा है, और रूस के अहम ठिकाने जो अंदरूनी हिस्सों में है वहां तक ड्रोन से यह अटैक किया जा रहा है। और रूस पर यूक्रेन ने हाइमार्स से भी हमले किए हैं। रूसी सेना को टारगेट किया गया है। यह ताजा खबर आ रही है। यूक्रेन अब हाइमार्स का भी सहारा ले रहा है ताजा हमलों को अंजाम देने में, और रूसी सेना को लगातार किया जा रहा है टारगेट। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये जंग और ज्यादा विनाशकारी होती हुई नजर आ रही है। हाइमार्स का इस्तेमाल ताजा हमलों में यूक्रेन की तरफ से किया गया है रूस को दहलाने के लिए। और खास बात यह है कि यूक्रेन की तरफ से जो हमले हो रहे हैं अलग अलग सैन्य ठिकानों को, सैन्य टुकड़ियों को निशाना बनाकर, उसमें रूस के सैनिकों की जान भी भारी संख्या में जा रही है। रूस के जो सैनिक हैं वो भारी संख्या में मारे जा रहे हैं जंग के मैदान में। ये 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। रूस के दागिस्तान में अटैक हुआ है, वेयर हाउस पर यूक्रेन ने भीषण अटैक कर दिया। आईसीबीएम टेस्टिंग सेंटर को बनाया गया निशाना, और रूस पर यूक्रेन के हाइमार्स से हमले। ये 3 तस्वीरें, ये 3 बड़ी खबरें बता रही हैं कि इस वक्त जंग के मैदान में चल क्या रहा है। 40 यूक्रेनी ड्रोन हालांकि मार गिराने का दावा रूस की तरफ से किया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि रूस के अब काफी अंदर घुसकर हमले करने में कामयाब हो रहा है यूक्रेन। इधर यूक्रेन ने रूस का ड्रोन नष्ट किया है। रूस का शाहे ड्रोन आसमान में नष्ट। जी हां, ड्रोन नष्ट करने का वीडियो सामने आया है। दावा यह कि यह शाहे ड्रोन जिसे हवा में ही मार गिराया गया। और रूसी सेना पर यूक्रेन का एक और ड्रोन प्रहार हुआ है। बख्तरबंद गाड़ी को नष्ट कर दिया गया। यूक्रेनी हमले से रूस को यह बड़ा नुकसान हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी ध्वस्त कर दिया गया है। ये देखिए आप तस्वीरें, किस तरह से एक बख्तरबंद गाड़ी को नष्ट किया गया है, और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम यहां पर लगाया गया था उसे भी ताजा हमले में नष्ट कर दिया गया। और कीव से ब्रिटेन के पीएम एंडी बर्नम का बहुत बड़ा ऐलान। क्या है वो ऐलान? रूस से यूक्रेन की रक्षा करेगा ब्रिटेन। अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट दिलाऊंगा, ये उन्होंने भरोसा दिया है। डील के लिए सितंबर में अमेरिका जाऊंगा, यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम दिलाने की कोशिश। तो देखिए, बड़ी बात यह है, मुझे यह लगता है कि अब जो ब्रिटेन की इन्वॉल्वमेंट इस जंग में बढ़ती जा रही है, उसके बाद अब इस जंग में आगे क्या होगा यह जानना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आज की तारीख में कैसे ब्रिटेन जो है वो यूक्रेन की ढाल बन गया है, रक्षा कवच बन गया है, ये आपको बताते हैं। एंडी बर्नम का ऐलान क्या है? अगले महीने न्यूयॉर्क में ट्रंप से मुलाकात करूंगा। सर्दियों से पहले यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम दिलाऊंगा। मैं और यूरोपीय नेता ट्रंप को इंटरसेप्टर के लिए भी कहेंगे। रूस की क्रूज मिसाइल गिराने में बहुत प्रभावी है पैट्रियट, और इसका जिक्र किया गया है ब्रिटेन की तरफ से। अब इन बयानों में जो बड़ी बातें हैं उस पर गौर करते हैं। यूक्रेन के पास इंटरसेप्टर मिसाइल लगभग खत्म है। ज़ेलेंस्की की अपील के बावजूद इंटरसेप्टर नहीं मिले अब तक।
जरूरी जानकारी ये कि अमेरिका इस वक्त ईरान युद्ध में फंसा हुआ है। ईरानी हमलों से बचने के लिए उसे पैट्रियट सिस्टम की जरूरत है। जी हां, सवाल यह है कि क्या ब्रिटेन की अपील पर अमेरिका यूक्रेन की मदद करेगा? यह है बड़ा सवाल और हमें मनीष झा हमारे सहयोगी भी ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष, सबसे पहला सवाल आपसे, कहां तो अमेरिका इस जंग में यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आ रहा था शाना बशाना, लेकिन अब ब्रिटेन ऐसा लग रहा है कि कमांड अपने हाथों में लेता नजर आ रहा है। आज की तारीख में अमेरिका का उतना इंटरेस्ट नहीं है इस जंग में जितना ब्रिटेन का है, और अब तो ब्रिटेन कह रहा है कि वो अमेरिका को भी मनाएगा। मंशा नजर क्या आती है? देखिए, दिलचस्प बात तो यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध का ये 5वां साल है और इस दौरान ब्रिटेन में 5 प्रधानमंत्री बदल गए। जिस वक्त जंग शुरू हुई थी तब बोरिस जॉनसन इसके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, फिर लिज ट्रस आई, फिर ऋषि सुनक आए, फिर केर स्टारमर आए और अब एंडी बर्नहम आए हैं। इन सब में एक ही बात कॉमन है कि ये सब इस बात में को लेकर सहमत हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग जारी रहनी चाहिए और ब्रिटेन को, यूरोप को और अमेरिका को अपनी पूरी ताकत से यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जाहिर है कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ महीने तक वो सरवाइव कर सके, उनको बदलना ना पड़े। लेकिन अगर वो फिर भी ट्रंप के पास जाकर ये कहते हैं कि आप पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल दीजिए, क्योंकि ये बात तो है कि ब्रिटेन काफी भरपूर मदद कर रहा है ड्रोन की यूक्रेन को, जिसके जरिए यूक्रेन मॉस्को और दूसरे शहरों पर अटैक कर रहा है। लेकिन यूक्रेन को अपनी रक्षा के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, और जिसके लिए दिक्कत यह है कि अमेरिका के पास अभी पर्याप्त मात्रा में ये मिसाइल है ही नहीं। तो अब ब्रिटेन के दबाव में अमेरिका कितनी मदद कर पाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर अमेरिका के पास ये मिसाइल होते तो वो मिडिल ईस्ट में जब ईरान के मिसाइल अटैक कर रहे थे तो वो खुद अपने बेस को नहीं बचा लेता। बिल्कुल, ये अहम सवाल है भी, और इस वक्त चूंकि अमेरिका खुद ही व्यस्त है कहीं और पर, तो क्या ऐसे में वो अपनी सामरिक शक्ति यहां यूरोप में यूक्रेन के लिए साझा करेगा? ट्रंप यूक्रेन को लेकर, ज़ेलेंस्की को लेकर क्या राय रखते हैं, यह भी किसी से छिपा नहीं है। और देखिए, ब्रिटेन और रूस के बीच टकराव और बढ़ने की आशंका है, जैसा हम कारण भी, उसके वजह भी आपको बताते जा रहे हैं कि किस तरीके से ब्रिटेन अपफ्रंट होकर इसमें यूक्रेन के साथ आ गया है। अब यूक्रेन में बनेगी ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल। कीव में ब्रिटेन के पीएम एंडी बर्नहम का बहुत बड़ा दावा, ब्रिटेन ने मिसाइल तकनीक ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन के मिसाइलों से रूस पर हमले होंगे। तो रूस के खिलाफ ऑपरेशन स्टॉर्म शैडो, जी हां, ये ऑपरेशन है क्या, इसकी डिटेल कुछ आपके सामने रख देते हैं और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। ब्रिटिश लॉन्ग रेंज मिसाइल स्टॉर्म शैडो यूक्रेन में ही बनेगी, ये बड़ा डेवलपमेंट है, ये नई बात है। रूस के अंदर तक घुसकर हमले के लिए ब्रिटेन की ये बड़ी प्लानिंग सामने आ रही है। मिसाइल की सीक्रेट जानकारी यूक्रेन को देगा ब्रिटेन, इसका मतलब भी समझाते हैं आपको। ब्रिटेन के फैसले से यूक्रेन युद्ध के लिए अब खुद हथियार बनाने में सक्षम होगा, और ब्रिटेन के फैसले से यूक्रेन की पश्चिम पर निर्भरता कम होगी। यह जानना जरूरी है कि इससे पहले यूक्रेन को लॉन्ग रेंज ड्रोन दे चुका है ब्रिटेन। योल्का ड्रोन से रूस के अंदर लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन। और देखिए, सवाल यह है कि क्या ब्रिटेन के फैसले से रूस से टकराव और ज्यादा नहीं बढ़ेगा? लेकिन ऐसा लगता है कि रवि, ब्रिटेन को इस बात की कोई फिक्र ही नहीं। बिल्कुल, और बिल्कुल ये आक्रामक तेवर कहे जा सकते हैं इस जंग के दौरान ब्रिटेन के। और ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच एक और डील साइन हुई है। क्या है वो डील, आपको बता रहा है। ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच एआई डिफेंस पार्टनरशिप डील हुई है। डील से बैटलफील्ड डेटा का एक्सेस मिलेगा, 1 लाख से ज्यादा ड्रोन फीड का एनालिसिस। तो इस तरीके से आप देखिए, मल्टी लेवल पर यूक्रेन की मदद करने के लिए ब्रिटेन तैयार खड़ा है। दत्ता सर, ये युद्ध में कूदना नहीं है तो क्या है? पुतिन शुरू से कहते रहे हैं कि रेड लाइन क्रॉस होगी तो ब्रिटेन को, लंदन को हम खत्म कर देंगे, यूरोप के देशों से लड़ेंगे। अब और कौन से प्रमाण या कौन से सबूत चाहिए? ब्रिटेन डिफेंस सिस्टम दिलवाएगा, अपना प्रोडक्शन यूनिट वहां लगवाएगा, और इसके अलावा अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी ब्रिटेन ने किया है ताकि यूक्रेन इस जंग में रूस के अंदरूनी हिस्सों तक घातक हमले कर सके। ये युद्ध में शामिल होना नहीं है तो और क्या है? रवि, बिल्कुल देखिए, ऐसा है, ग्रेट ब्रिटेन और रूस की बहुत पुरानी दुश्मनी है। जब ब्रिटिश यहाँ भारत में थे, उनको ये खतरा लगा रहता था कि क्या रूस अफगानिस्तान के माध्यम से भारत की तरफ बढ़त करेगा कि, और उसके खिलाफ बचाव कैसे किया जाएगा ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा।
तो ये इनका जो कसमकश है बहुत पुराना है। और आपको ये भी मालूम होगा कि जब से ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, ये ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने इसको सबोटाज करने की कोशिश की है लगातार। तो अभी जहाँ तक वो रेड लाइन क्रॉस करने का सवाल है, रूस की बहुत सारी रेड लाइन क्रॉस कर दी यूरोप ने, अमेरिका ने, यूक्रेन ने और अभी ब्रिटेन ने। अभी जहाँ तक ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल का सवाल है, स्टॉर्म शैडो मिसाइल को बनाना इतना आसान काम नहीं है और ये तुरंत नहीं है कि अभी आज हुआ तो कल ये बनाना शुरू कर देंगे। उसमें समय लगेगा क्योंकि उसके जो कंपोनेंट हैं वो इंटरनेशनल अलग अलग सोर्सेज के जगह से आते हैं, जो जुटाने में समय लगेगा। और उसको बनाने में जो लागत आती है वो लागत जो अपने मिसाइल और ड्रोन बना रहा है यूक्रेन, उससे बहुत ज़्यादा है। अभी आपको मालूम है ये जो स्टॉर्म शैडो है ये फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन का मिला जुला प्रोजेक्ट है। फ्रांस ने भी इनको स्कैल्प मिसाइल दिए हैं और स्टॉर्म शैडो के अंदर भी दोनों फ्रांस और इसका ग्रेट ब्रिटेन का हाथ है। लेकिन अभी क्या है कि यूक्रेन के अंदर जो अपनी ड्रोन बनाने की क्षमता है बहुत हद तक बनाई गई है। उनके जो लेडीज़ हैं, विमेन ब्रिगेड बोलते हैं, वो घरों के अंदर वो 3D प्रिंटिंग के द्वारा वो लेटेस्ट ड्रोन्स, FPV ड्रोन्स और मिसाइल बना रहे हैं। वो इनके फ्लेमिंगो मिसाइल जिनकी लॉन्ग रेंज है वो यूक्रेन खुद बना रहा है और बहुत बड़ी तादाद में बना रहा है। इसी कारण जो अलग अलग टारगेट है रूस के अंदर उसको स्ट्राइक किया जा रहा है। आपने अभी ये भी जिक्र किया कि उनके जो बड़े बड़े वो स्टोर्स हैं, चाहे वो वाइल्ड बेरी हो या ओजोन हो, उसको टारगेट किया जा रहा है। इकोनॉमिक टारगेट, उसके जो रिफाइनरीज है उसको टारगेट किया जा रहा है ताकि रूस के अंदर पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की किल्लत हो जाए। ठीक बात है सर। और प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। तकरीबन 5 साल होने वाले हैं इस जंग को, इस युद्ध को। और मुझे याद है संजय जी, इन 5 सालों में न जाने कितनी बार हमने इस बात को डिस्कस किया होगा, जिक्र किया होगा इसका कि यह जंग आज नहीं तो कल आने वाले दिनों में यूरोप के दरवाजे तक पहुंचेगी। क्या आपको लग रहा है कि अब वो घड़ी आ गई है और इसके लिए कोई और नहीं, खुद ब्रिटेन ही जिम्मेदार होगा? देखिए समीर, ये बात पक्का है कि जिस तरीके से यूके एक्टिव हुआ है और एक्टिव सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, तो एक तरीके से यूरोप को इन्वॉल्व करने का पूरा प्रयास यूके की तरफ से हो रहा है। लेकिन जो पेच यहाँ फंसा हुआ है, ये सबसे बड़ा इशू है कि अमेरिका की क्या मानस है, क्या मानसिकता है। देखिए, अमेरिका जब रशिया के साथ में डील कर रहा था इस इशू पे, यूक्रेन रशिया पे, तब कहीं ना कहीं यूरोप को साइडलाइन करके डायरेक्ट कर रहा था। अमेरिका के अपने जो इंटरेस्ट हैं वो सर्वोपरि हैं, चाहे वो डॉलर को मजबूत करने की बात हो, क्रिटिकल मिनरल्स पर प्रभुत्व की एकाधिकार की बात हो, या रशिया को चाइना के एक तरीके से कंटेनमेंट के रूप में इस्तेमाल करने की बात हो। अगर अमेरिका बेसिकली इसमें डायरेक्टली यूरोप के पीछे खड़ा नहीं होता है और यूके के पीछे खड़ा नहीं होता है, तो बहुत कुछ हद तक रशिया को आप डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते, वीक नहीं कर सकते। लेकिन जिस गति से जो टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और रशिया को इतना प्रोलॉन्ग करना है, तो आप मान के चलिए कि ये पूरा का पूरा मानस है यूके का कि इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ, TV9 बार बार ये बात कहता है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। तो संकेत यही यूके देना चाह रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध में पूरा यूरोप को एनगल्फ कर लिया जाए। तो सबसे बड़ा जो डर है कि जो कहते हैं कि एक तरीके से कि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हुए, तो आखिरी में अगर रशिया के पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो न्यूक्लियर वॉरफेयर है और वो बार बार बेलारूस में अपना न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट करता है, थ्रेट करता है, कोशिश करता है कि यूरोप का जो बढ़ता हुआ जो दबाव है, क्योंकि नाटो अगर यूक्रेन साइन करता है तो निश्चित रूप से नेक्स्ट टारगेट रशिया है और रशिया का प्रभुत्व वाला क्षेत्र है। तो रशिया अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस हथियार का भी उपयोग कर सकता है। लेकिन जो बड़ा एक और इशू जो आ रहा है कि इस स्थिति में यूक्रेन कहाँ स्टैंड कर रहा है। यूक्रेन में देखिए डोमेस्टिक प्रेशर्स कितना आ रहा है कि आप इस टाइम में आप चुनाव कराइए। चुनाव कराने के लिए जेलेंस्की पीछे हट रहे हैं कि वो इतना बड़ा बर्डन क्या बियर कर पाएंगे। एक पहला सवाल है कि और पूरा यूक्रेन में भी एक तरीके से ओपिनियन डिवाइड हो जाएगा कि रशिया बिल्कुल। बार बार जेलेंस्की ने इससे इनकार किया है चुनाव कराने से, लेकिन सच्चाई यह भी है कि यह जंग इस वक्त चल रही है और यूक्रेन के अंदर ही हालात शायद ऐसे नहीं है, व्यवस्थाएं या सिस्टम ही ऐसा नहीं है। इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि हर व्यक्ति ही जंग के लिए कहीं ना कहीं किसी भूमिका में काम कर रहा है। और देखिए, क्रेमलिन की ब्रिटेन को बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई है
कीव को स्टॉर्म शैडो देने से बढ़कर रूस क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, आग में घी डालने का काम कर रहा है ब्रिटेन। ब्रिटेन सरकार कीव युद्ध में शामिल है। तो देखिए, कुल मिलाकर ब्रिटेन वर्सेस रूस होता हुआ नजर आ रहा है। आगे महायुद्ध के आसार हैं। टकराव की वजह जान लीजिए। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार दे रहा है ब्रिटेन। लॉन्ग रेंज ड्रोन के बाद अब स्टॉर्म शैडो देने का ऐलान कर दिया गया है और इसी से रूस बहुत भड़का हुआ है। रूस ने बाकायदा चेतावनी दे दी है। यूक्रेन युद्ध में ब्रिटेन सीधे तौर पर शामिल हो चुका है, यह कह दिया गया है। ब्रिटेन में नए पीएम, लेकिन दुश्मनी वही पुरानी। मॉस्को का एक्शन देखिए क्या है। रूसी सेना स्टॉर्म शैडो की खुफिया जानकारी जुटा रही है। यूक्रेन में जहां मिसाइल बनेगी वहां की जानकारी ले रही है। यूक्रेन में स्टॉर्म शैडो प्लांट पर हमले कर सकता है रूस। तो देखिए, प्लांट लगाने की तैयारी इधर शुरू हुई मनीष, और उधर रूस में तैयारी इस बात की शुरू हो गई है कि जहां यह प्लांट लगाया जाएगा वहां पर हमले कैसे किए जाएं। युद्ध की इन परिस्थितियों में, इन हालात में क्या यूक्रेन के लिए आसान होगा कि ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलें यूक्रेन के अंदर ही उनका प्रोडक्शन हो, वो बने? ब्रिटेन का अपना एक डिफेंस प्रोडक्शन का इकोसिस्टम था और ऐसे में जब ब्रिटेन की तरफ से स्टॉर्म शैडो मिसाइल की टेक्नोलॉजी शेयर की जा रही है तो यूक्रेन को बहुत दिक्कत नहीं होगी बनाने में। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस जगह वो बनाने जाएंगे, जाहिर है कि रूस की मिसाइल, रूस के ड्रोन या रूस के फाइटर जेट उन जगहों को निशाना बनाएंगे और ये होता आया है। मेरी चिंता थोड़ी और ज्यादा इस मायने में है कि ईरान जंग में आपने देखा था कि ईरान ने यह लॉजिक दिया था कि अगर अमेरिका के बेस से अटैक हम पर होता है तो फिर मैं मिडिल ईस्ट कंट्री पर हमला नहीं कर रहा हूं, मैं अमेरिका के बेस पर हमला कर रहा हूं। ठीक वही नौबत अगले कुछ हफ्ते में, कुछ महीने में रूस की तरफ से आएगी। रूस कहेगा कि देखो जी, ये जो यूरोप के देश हथियार दे रहे हैं तो जहां से हथियार बन मनीष, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि उन प्लेसेस या स्पॉट को टारगेट करके ये बताया जाएगा कि भाई चूंकि डायरेक्ट वॉर में नहीं लेकिन यहां से हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, क्या धीरे धीरे ही सही लेकिन उस फाइनल एंड गेम की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया नहीं है? और क्या इसकी डायरेक्टली तुलना जो ईरान कर रहा है उसकी तुलना हम यूरोप से कर सकते हैं? जबकि यूरोप में हम ये जानते हैं कि ट्रेडिशनल एनिमी रहे हैं रूस वर्सेस ये सारे यूरोपीय देश। कई जंगें ये लड़ चुके हैं। ये बड़ी जंगों की शुरुआत ऐसे ही करते हैं, छोटे छोटे हमले, और फिर हमने देखा एक नहीं दो विश्व युद्ध लड़ चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बस मैं केवल इसमें यही ऐड करूंगा कि धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, दोनों तरफ से तैयारी चल रही है, दोनों साइड को ये पता है, मतलब रूस को भी पता है और यूक्रेन को, यूरोप को भी पता है कि आपस में उनकी जंग बहुत भयानक होने वाली है और उसी के लिए वो बड़े संख्या में हथियार बना रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं और इसीलिए यूक्रेन को भी इंपावर किया जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त रूस और यूरोप की जंग होगी तो यूक्रेन के पास जो ज्यादा से ज्यादा हथियार रहेंगे तो रूस के साथ मुकाबला करने में आसानी होगी। बस प्रेसिडेंट पुतिन का यह कहना है या मानना है कि 2029 तक रूस और यूरोप के बीच तो हर हालत में जंग होगी, लेकिन उससे पहले भी हो सकती है। तो 2026 के आखिर में तो हम हैं ही, अब अगले 1.5-2 साल में जिस दिन ये मुहूर्त निकल जाए। ठीक बात है, और उसके आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं। और देखिए, रूस के साथ जंग में यूक्रेन की नई तैयारी क्या है। यूक्रेन ने जंग में रोबोट फोर्स को उतार दिया है। नीप्रो नदी के किनारे रोबोट आर्मी का मार्च देखने को मिला है। ये देखिए आप तस्वीरें, कैसे कैसे नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं इस जंग को आगे बढ़ाने के लिए। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रोबोट आर्मी का मार्च निकाला गया है नीप्रो नदी के किनारे। तो आने वाले वक्त में नए दौर की जंग कैसे लड़ी जाएगी, इसकी तैयारी साफ तौर पर नजर आ रही है। और लेमन में यूक्रेनी फोर्स मजबूत। जी हां, खबर यह कि 2 इलाकों से रूसी फौज को खदेड़ा, रूसी कब्जे से छुड़ाई अपनी जमीन। तो आप देखिए जमीन पर भी कैसे कब्जे की लड़ाई चल रही है, क्योंकि दावा रूस ने यही किया था। 20% इलाकों पर उसका कब्जा हो चुका है यूक्रेन का। और ऐसे में यूक्रेन की सेना भी लगातार यह कोशिश कर रही है कि इंच दर इंच अपनी जमीनों को वो वापस हासिल करे, रूस के कब्जे से छुड़ाएं। और वहीं रूस ने पश्चिमी देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। लातविया ने नाटो देशों को आगाह किया है। कीव में बैठक के दौरान लातविया के पीएम ने कहा, नाटो के खिलाफ रूस की ये हाइब्रिड वॉर है। रूस
सुनियोजित हमले कर रहा है, प्री प्लान्ड वे में कर रहा है अटैक। तो देखिए, यूक्रेन युद्ध का नया चैप्टर आरंभ, यूरोप तक जाएगी जंग। सवाल तो यही है, अंदेशा भी यही है। दावा क्या है? रूस ने ईयू और नाटो के खिलाफ जंग छेड़ी, पश्चिमी देशों की शक्ति परख रहा है रूस। बाल्टिक देशों में ड्रोन घटनाएं अचानक से बढ़ी हैं और पश्चिमी देशों में साइबर हमले भी बढ़ रहे हैं। जी हां, यूरोप में रूस के फॉल्स फ्लैग हमले हो रहे हैं। एंड्री स्कुलबर्ग जो कि पीएम है लातविया के, उनकी तरफ से ये बात कही गई। अब दावे की पड़ताल भी कर देते हैं। लातविया और लिथुआनिया में संदिग्ध ड्रोन दिखे हैं, ये सच है। 15 अगस्त को एस्टोनिया में हथियार फैक्ट्री में आग भी लगी थी। सवाल यह है कि क्या इन घटनाओं के पीछे रूस की सेना शामिल थी? दत्ता सर, आपकी अपनी एनालिसिस क्या कहती है, आकलन क्या कहता है? क्या वाकई जानबूझकर रूस की तरफ से एक तरह से वाटर टेस्टिंग की जा रही है कि आने वाले वक्त में अगर नौबत आए तो नाटो देशों पर भी हमले किए जा सकते हैं? क्या यह जांचा जा रहा है? क्या यह परखने की भी कोशिश है? बिल्कुल, देखिए समीर, ये 5 साल की जंग के अंदर रूस को ये मालूम है कि पूरे जंग के पीछे अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन का हाथ था और लगातार उसको ये भी मालूम था कि ऐसा दिन भी आ सकता है जब रूस को यूरोप और नाटो के साथ में जंग लड़नी पड़े। और इसी के माध्यम को और इसको मद्देनज़र रखते हुए रूस अपनी जो क्षमता है वेपन डेवलपमेंट की, वेपन प्रोटेक्शन की, उसको उसने स्केल अप किया हुआ है और वो तैयारी कर रहा है और रिजर्व में रख रहा है कि अगर उसकी जंग नाटो के साथ शुरू हुई तो क्या वो एक ऐसा क्रंच राउंड दे पाएगा कि नाटो के वो मुल्क जो उसके खिलाफ कार्रवाई करें उनको भी वही नतीजा भुगतना पड़े जो आज के दिन में यूक्रेन का हाल है। कोई भी नाटो का देश, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो या इटली हो, कोई भी हो, वो नहीं चाहेगा उनके देश की तबाही हो। लेकिन ये जो छोटे छोटे देश हैं जो पुराने अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, जो इनकी पेरिफेरी में है, हाइब्रिड वॉरफेयर के माध्यम से रूस और उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार प्रोब कर रहे हैं, साइबर अटैक के माध्यम से, सैबोटाज के माध्यम से, प्रोबिंग अटैक, चाहे ड्रोन भेजा तो देखना क्या रिएक्शन आता है, पोलैंड के ऊपर हो, रोमानिया के ऊपर हो, लटाविया की तरफ हो, तो ये लगातार रूस कर रहा है और इसके अंदर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया जाता और किसी को ये प्रूव करना भी मुश्किल हो जाता है कि ये वाकई रूस की तरफ से था कि फॉल्स फ्लैग था कि क्या ये यूक्रेन का ही ड्रोन कोई उधर गलती से चला गया। तो ये तैयारी जो रूस की है, ये वो उस अल्टीमेट एम को लेके अपना जो काबिलियत को बढ़ा रहा है वो कि अगर उसके जंग होगी यूरोप के साथ में तो वो किस प्रकार निपटेगा और फाइनली अगर रूस के ऊपर एग्जिस्टेंशियल की एग्जिस्टेंस के ऊपर थ्रेट आ गई तो फिर तो न्यूक्लियर विकल्प तो है। सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर आज के दिन में रूस है। तो क्या देश चाहेंगे अपनी म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन? क्या अमेरिका अपना तबाही कराना चाहेगा? क्या और जो देश हैं जो अभी आज के दिन में रूस के खिलाफ मदद कर रहे हैं, क्या अपने आप को तबाह कराना चाहेंगे? मुझे लगता नहीं कराना चाहेंगे और किसी ना किसी दिन इसका समाधान निकलेगा। हाँ। इलेक्शन की भी आपने बात करी तो यूक्रेन के अंदर भी अभी दबाव पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है, दबाव तो पड़ रहा है, लेकिन हालांकि हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि ज़ेलेंस्की की पॉलिसीज में अभी वो प्रेशर कहीं से नजर नहीं आ रहा है। वो तो जंग में आगे बढ़ने की कोशिश लगातार करते दिखते हैं। वहीं रूस पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कैसे की जा रही है आपको बताते हैं। कीव में यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक में ज़ेलेंस्की ने क्या ऐलान किया है? रूस में नए हमलों के लिए कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। रूस के पोर्ट पर हमले कर सकता है यूक्रेन, रूस से हमलों का जवाब देने की तैयारी। और यूक्रेन के साथ यूरोप टारगेट पर रूसी पोर्ट। जी हां, अब रूस के बंदरगाहों पर हमले करेगा यूक्रेन। वजह भी समझ लीजिए, रूस ने यूक्रेन के 3 प्रमुख पोर्ट पर हमला किया। ओडिशा और चोर्नोमॉर्स्क और पिवटेनी योजनी पोर्ट पर हमले किए गए और इन पोर्ट से यूक्रेन का 90% अनाज निर्यात होता है। रूस के हमलों से यूक्रेन के अनाज निर्यात में भारी गिरावट आई है। अब कीव के टारगेट क्या है? ब्लैक सी और अजोव सागर में रूस के 3 पोर्ट हैं, नोवोसिरोस्क और तुआप्से और तमन। इन पर हमले संभव हैं। इसमें बिल्कुल वही नीति अपना सकता है यूक्रेन जो रूस की रही है। रणनीति रूस के तेल और अनाज निर्यात को ठप करना, बिल्कुल उसी पैटर्न पर रूस आगे बढ़ सकता है। भारद्वाज सर, अब तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम रिसोर्सेज को डैमेज करना है। मतलब अब ये सिर्फ सेना या कुछ फ्लैश पॉइंट्स तक की लड़ाई की बात नहीं है। अगर आप वेयर हाउस को टारगेट कर सकते हैं, करिए। आप ऑयल रिफाइनरीज हों,
पब्लिक सेटलमेंट्स हों, लोगों के रिहायशी इलाके हों, दफ्तर हों, या फिर इस तरह की ज़रूरी चीज़ें कि अनाज जा रहा है आ रहा है, ये तो वो बेसिक चीज़ है कि अनाज जाने का मतलब हमने देखा था कि जब यूक्रेन से अनाज जाता था तो कई अफ्रीकी देशों को मिलता था, वहाँ जो भूखमरी की समस्या थी उससे मदद मिलती थी, वो सब भी बंद हुआ और वही काम यूक्रेन करने जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से अब यूक्रेन को ये बात समझ में आ गया और जिस तरीके से ट्रूप और जो ड्रोन के माध्यम से वो रशिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रिजेस है, आप क्रीमिया को डिस्कनेक्ट करने का है, ये सारे की सारी टेक्निक्स यूक्रेन इसको बहुत बखूबी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है और रशिया को डिस्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि रशिया के पास में 2-3 चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तो आप उनके पास जो अपना ह्यूज एनर्जी रिसोर्सेज है वो, और उसके साथ साथ जो सपोर्ट मिल रहा है, देखो इनडायरेक्ट रूप से आप मान के चलिए कि चीन अप्रत्यक्ष रूप से रशिया को सपोर्ट कर रहा है। तो ये मान के चलिए कि रशिया पूरी अपनी मजबूती के साथ में उसको लेकिन भी कर रहा है, ऑफेंसिव है। पिछले हमलों में रूस ने भी माना कि उसके एनर्जी सेक्टर पे असर पड़ा है, कीमतों पर असर पड़ा है, सप्लाई पे असर पड़ा है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि लोगों को जनरली जो फ्यूल सप्लाई होता है उसमें भी कटौती करनी पड़ी कुछ समय के लिए। क्या ये आप मानते नहीं है कि यूक्रेन कम से कम उसी तरीके के हमलों में सफल भी हो रहा है, ये दबाव रूस महसूस कर रहा है? देखिए, एक बात आप ये आप एक तरफ देख रहे हो, लेकिन पूरे यूरोप पे भी तो प्रभाव पड़ा है हर तरीके से, चाहे इन्फ्लेशन है, चाहे एनर्जी प्राइसेस है, या और रशिया को बढ़त कहाँ है, जो पूरा डोनबास क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा रिच है मिनरल्स में, क्रिटिकल मिनरल्स में और एनर्जी रिसोर्सेज में। लेकिन वॉर सिचुएशन में किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल या उसका एक्सप्लोरेशन कैसे संभव है? आप तो जंग ही लड़ रहे हैं ना 5 साल से। नए रिफाइनरीज, फैक्ट्रीज या उनको एक्सपैंड करने का तो कोई सवाल ही नहीं दिखाई देता। चाहे वो कितने भी रिच मिनरल हो, वो जमीन के नीचे हैं, उसको लाने के लिए तो शांति चाहिए, और डोनबास में तो खुली जंग चल रही है। नहीं, ये निश्चित रूप से देखिए, आप जो जहाँ तक बात कर रहे हैं कि आप इसमें वही तो कह रहे हैं, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं कि जहाँ पर रिसोर्सेज को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करने की बात है, वहाँ पर एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है, देखिए जहाँ यूके की बात आती है और पूरे इसमें एक फियर फैक्टर क्रिएट किया जा रहा है। अब ये फियर फैक्टर किसने क्रिएट किया? कि रशिया कह रहा है कि आप जिस तरीके से नाटो का एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच किए हुए थे, तो ये सीधा सीधा रशिया को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था कि यूक्रेन तक आप नाटो को ले आएंगे तो नेक्स्ट बॉर्डर रशिया का है। अब दूसरा, पूरा यूरोप, चाहे यूके है, ये पूरा यूरोप, लातविया, बाल्टिक क्षेत्र है या बाकी जो कंट्रीज हैं, उनमें फियर फैक्टर क्रिएट करके रशिया को कंटेन करने का प्रयास हो रहा है। और ये मिलाकर कोशिश ये है कि ये जंग चलती रहे, इसके रुकने की बातें मत करो। जंग को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे नए नए हथियार जुटाने हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्शन करना है, इसकी बात करो। कुल मिलाकर होता यही नजर आ रहा है। रूस से खतरे के बीच जर्मनी की युद्ध तैयारी क्या है आपको बता दें। 12 अरब यूरो की मिसाइल खरीदेगा जर्मनी। देखिए हथियारों की होड़, यहां पर भी यूक्रेन की बार्स और फ्लैमिंगो खरीद सकता है। टॉमाहॉक मिसाइलें भी खरीदने की प्लानिंग है जर्मनी की। ब्रिटेन के साथ नई पीढ़ी की मिसाइलें भी जर्मनी बना सकता है। तो देखिए, महायुद्ध के आसार, जर्मनी से पर्दाफाश। क्या जानकारी है, क्या खबर है, वो आपको बता रहे हैं सवालों के साथ। क्या रूस और जर्मनी के बीच युद्ध के आसार हैं? संकेत इसके ये हैं कि बड़े स्तर पर हथियार खरीदेगा जर्मनी। करीब 12 अरब यूरो के हथियार खरीद संभव है जर्मनी की तरफ से। पहला प्लान यह है कि यूक्रेन की बार्स मिसाइल खरीद सकता है। दूसरा प्लान यह कि फ्लेमिंगो मिसाइल खरीदने पर भी विचार कर सकता है। और तीसरा प्लान अमेरिका की टॉमाहॉक की भी खरीद कर सकता है। और बड़ी बात यह है कि रूस और ब्रिटेन में टकराव के बीच जर्मनी भी युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। यह अपने आप में संकेत है आने वाले किसी बड़े टकराव का। दत्ता सर, बड़ा महत्वपूर्ण है और ये जंग जो है बड़े दिलचस्प मुहाने पर पहुंच गई है। रूस वर्सेस यूरोप का हम जिक्र कर रहे हैं, ब्रिटेन की जो कोशिशें हैं उसका हमने जिक्र किया, और रूस वहां ब्रिटेन को धमकाता नजर आ रहा है। कह रहा है कि अब हम मान लेते हैं कि ब्रिटेन की डायरेक्ट एंट्री इस जंग में हो चुकी है। एक देश को धमकी दी जाती है, यूरोपीय देश को, दूसरा यूरोपीय देश मुंह उठाकर खड़ा हो जाता है कि हम भी तो वही कर रहे हैं। कभी फ्रांस, कभी जर्मनी। ये रूस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब नहीं है क्या? बिल्कुल समीर, जो अभी ग्रेट ब्रिटेन का ये मूव रहा है जी, जहां उसके प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में जाके ऑफर किया कि आप स्टॉर्म शैडो मिसाइल का हम पूरा ब्लूप्रिंट आपको दे रहे हैं,
और इसके बरखिलाफ रूस ने उनको वार्निंग दी है और शायद अपने डिप्लोमेट भी वहाँ से विड्रॉ कर दिए उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन से। इसको उन्होंने माना एक्ट ऑफ वॉर। तो अभी जहाँ तक यूरोप का सवाल है, जो 5% का डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बोला था, ये जो वेपन सिस्टम वगैरह खरीद रहे हैं, ये उसी 5% के जो बजट इंक्रीज के माध्यम से पूरे यूरोपीय मुल्क जो हैं अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें। तो ये कोई एकदम सडन एक्टिविटी नहीं है, ये वो पूरा प्रोजेक्ट था कि जहाँ अमेरिका ने बोला कि आप अपना बजट बढ़ाएं, आप हमसे हथियार खरीदें और यूक्रेन को लड़ने के लिए दीजिए आप। सर वही तो बात है ना, आपने डिप्लोमेट्स का जिक्र किया, जुलाई में डिप्लोमेट्स को हटाया गया, अभी तक उनकी तैनाती नहीं हुई, और अब फ्रांस जो है वो कुछ वही कहता हुआ नजर आ रहा है जो कि ब्रिटेन कहता रहा है। फ्रांस भी अब इस जंग में अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो एक एक करके कितने यूरोपीय देशों का सामना करेगा रूस मजबूरी में? बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा जर्मनी के अंदर जर्मनी के अंदर इसके खिलाफ बहुत बड़ा मूवमेंट है। वो जर्मन लोग नहीं चाहते कि रूस के खिलाफ जर्मन इक्विपमेंट इस्तेमाल हो या जर्मन आर्मी इन्वॉल्व हो। उसी प्रकार इनके अपने जो पॉलिटिकल कारण है विद इन द यूरोपियन कंट्री, चाहे वो जर्मनी हो या फ्रांस हो, वो उसको भी लेके ये इस प्रकार की गेम खेलते रहते हैं, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाली। तो जब आप ओवरऑल पिक्चर देखते हैं तो बहुत जगह आप देखेंगे कि पॉलिटिकल सर्वाइवल वर्सेस मिलिट्री हेजीमनी वर्सेस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री दुनिया की, और उसके साथ में बढ़ता हुआ डिफेंस बजट। तो ले दे के क्या हो रहा है कि पूरे यूरोप के अंदर भी एनर्जी क्राइसिस है, उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी उनको मुसीबत, अभी फिर विंटर आने वाला है और उनकी डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। जहाँ पर वो पूरा फ्यूल और गैस रशिया से लेते थे बड़े सस्ते दाम में, अभी वही चीज़ उनको अमेरिका से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। उसका रूट्स कितने लंबे हैं, और जो अभी गल्फ के अंदर जो सिचुएशन है, जहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी अभी प्रॉब्लम हो रहा है, रेड सी के माध्यम से प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रहा है। और आप ये मान के चलें कि चाहे ईरान की जंग हो या रूस और यूक्रेन की जंग हो, ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि खिलाड़ी अगर आप देखें, एक तरफ ईरान लड़ रहा है, उसके साथ मदद कर रहा है चीन, नॉर्थ कोरिया, और दूसरी तरफ क्या है, रूस की मदद कर रहा है चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया। तो ये अगर आप बिल्कुल सर, अलग अलग खेमे टीम अप तो हो ही रहे हैं, और यही लग रहा है कि आने वाले समय में किसी बड़े जंग की तैयारी ग्लोबली की जा रही है। मामला सिर्फ यूरोप तक नहीं, उसका रेडिएशन या उसका इंपैक्ट एशिया और मिडिल ईस्ट तक भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और यूक्रेन की सैन्य मदद तेज करेगा फ्रांस, ये तय किया गया है। यूक्रेन को मिसाइल इंटरसेप्टर देने का देखिए ऐलान भी हो गया। मैक्रो ने क्या कहा, यूक्रेन की अब और ज्यादा तेजी से मदद करेंगे। मैक्रो और जेलेंस्की के बीच फोन पर बात हुई है और उसमें ये भरोसा, ये आश्वासन मैक्रो दिलाते नजर आ रहे हैं जेलेंस्की को। तो यूक्रेन को फ्रांस देगा कवच। खबर क्या है आपको विस्तार से बताते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। फ्रांस मिसाइल इंटरसेप्टर देगा, फ्रांस से मिसाइल डिलीवरी और ज्यादा तेज होगी। मैक्रो ने सैन्य मदद बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। देखिए, फ्रांस के इन्वॉल्वमेंट का हमने जिक्र किया था। फ्रांस किस कदर इन्वॉल्व होना चाह रहा है इस जंग में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैक्रो जेलेंस्की की 2 घंटे तक फोन पर बात हुई है और उसमें यह महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कीव की मदद क्यों, तो उसके भी कारण समझिए। रिहायशी इलाकों पर हमले पड़े हैं, संकेत क्या है, अब और लंबा युद्ध खिंचेगा, और इस पर रूस की नाराजगी, यूरोप को अंजाम भुगतने की धमकी लगातार रूस की तरफ से दी जा रही है। मनीष, एक चीज बहुत साफ यहां पर दिखाई दे रही है कि यूरोप देश अपने अपने लेवल पे भी और एक कंबाइन लेवल पे भी यूक्रेन को बैकअप दे रहे हैं। मतलब अगर कहा जाए कि बहुत स्पेसिफिक यूक्रेन की रिक्वायरमेंट है, उसको भी पूरा किया जा रहा है। कंबाइन लेवल पर जो एक यूनिटी दिखाने की बात है, मॉरली अगर देखा जाए तो यूक्रेन के साथ खड़े होने की, वो भी दिखाया जा रहा है। क्या यूक्रेन की जरूरतों को समझते हुए यह रणनीति बनाई जा रही है, सेपरेट डील्स भी और कंबाइन डील भी? देखिए, ये बात तो सही है कि यूरोपीय देशों में इस बात को लेकर सहमति बनी हुई है कि अगर यूक्रेन हार गया तो अगला नंबर यूरोप का ही है। इसलिए बेहतर है कि जो जंग उनके दरवाजे पर आए, उससे पहले यूक्रेन के को ही कुरुक्षेत्र बनाए रखा जाए। यूक्रेन को जो भी मदद की जरूरत है, चाहे हथियार की जरूरत हो, चाहे दूसरे और संसाधन की जरूरत हो, वो सब दिया जाए। सैनिक यूक्रेन के होंगे, जमीन यूक्रेन की होगी,
बर्बादी यूक्रेन की होगी, लेकिन पीछे से बैकअप सपोर्ट के तौर पर, सप्लाई की आपूर्ति के तौर पर यूरोप पूरी तरह से मदद करे। और इसी लक्ष्य के साथ अभी यूरोप के देश न केवल निजी तौर पर बल्कि सामूहिक तौर पर भी मदद कर रहे हैं। और इसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि यूरोप के अलग अलग देश यूक्रेन में प्रोडक्शन फैक्ट्री लगा रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, अपना वेपन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि उन्हीं वेपन के जरिए। अच्छा मनीष, कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहूंगा इस पे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो अलग अलग तरीके से यूक्रेन के साथ जो इंडिविजुअल डील है उसके पीछे ये है कि भाई नाटो को ना सामने रखा जाए, नाटो का आर्टिकल 5 इन्वोक ना हो और मदद भी होती रहे? क्या ये रणनीति दिखाई देती है? बिल्कुल सही बात है। कोशिश यही है कि नाटो को ये ना लगे कि रूस और नाटो के बीच जंग हो रही है, जबकि देखा जाए तो रूस की लड़ाई 30 देशों से हो रही है। लेकिन नाटो ये दुनिया को मैसेज दे रहा है कि देख लो, एक तरफ सुपर पावर रूस है और एक तरफ छोटा सा यूक्रेन है और 5 साल से जंग चल रही है। जबकि हकीकत यह है कि रूस और नाटो के बीच में, नाटो के सभी सदस्य देशों के बीच में सही बात है। इसमें कहीं कोई शक नहीं रह गया है कि एक तरफ नाटो के तमाम देश हैं यूक्रेन के साथ और दूसरी तरफ है रूस। और यूक्रेन के खिलाफ रूस का लेजर प्लान क्या है? रूस ने बैटल ग्राउंड में लेजर गन उतारी है। माइन डिस्पोजल सिस्टम पर इसे लगाया जाता है। रूसी सेना के रास्ते से यह माइन हटाने का काम करती है। ये देखिए आप तस्वीरें, 1 किलोवाट लेजर बीम से ये गन लैस है। Сначала бьем по вот мини, которую не жалко. तो रूस की लेजर बीम गन के बारे में खबर है, रणभूमि में यह विध्वंस ला सकती है। दावा देखिए क्या है, रूस ने सैनिकों को पोर्टेबल लेजर गन से लैस कर दिया है। इसका फायदा क्या होगा? यूक्रेन की लगाई गई माइंस को हटाने में यह सक्षम है। कब्जा किए गए इलाकों में बिछे बारूद को यह साफ करेगी। यूक्रेनी गोला बारूद को दूर से नष्ट कर सकती है। जी, और युद्ध के मैदान में रूसी सैनिकों पर जोखिम कम है। लेजर गन की ताकत की बात करें, 100 मीटर तक की दूरी से काम करती है। 1 किलोवाट के लेजर बीम बैकअप बैटरी से ये चलती है। बड़े विस्फोटक को कुछ ही सेकंड्स में ये चला देती है। जी, और प्रोफेसर संजय भारद्वाज, अब क्या ऐसा मान लिया जाए कि किसी भी तरह से शांति की जो कोशिशें हैं उनके बारे में दूर दूर तक नहीं सोचा जा रहा है? टेबल पर बैठकर मसले को सुलझाने की बात यहां पर कोई करता नजर नहीं आ रहा है। यूएन से तो पूरी दुनिया उम्मीद छोड़ ही चुकी है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में कोई सेन वॉइस उठेगी जो कहेगी कि बस अब बहुत हो गया, कम से कम अपने अंदर झांक कर देखो तो कि तुम्हें इस जंग से हासिल क्या हो रहा है? देखिए सबीर, ये बात मान के चलिए कि कोई भी नेगोशिएशन होता है तो उसमें जो कोर जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इन्वॉल्व होता है। और उसमें जैसे अमेरिका बीच में इन्वॉल्व हुआ, उनका अपना कोर नेशनल इंटरेस्ट था, उनको वो क्रिटिकल मिनरल्स की बात है, एनर्जी मोनोपोलाइजेशन की बात है, डॉलराइजेशन की बात है, वो करना चाहते थे। जब तक कंट्रीज़ का कोर इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन एक बात मान के चलिए कि यूरोप पे 2 माइंडसेट काम कर रहा है। एक स्टेट का माइंडसेट है जो जिसको कलेक्टिव सिक्योरिटी नाटो के माध्यम से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आप मान के चलिए कि जो डिफेंस बजट बढ़ा है, किसका बढ़ा? वो नाटो का बढ़ा। और किसके लिए बढ़ा? वो यूक्रेन के लिए बढ़ा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाटो, लेकिन लग नहीं रहा कि कोई अपने इंटरेस्ट सर्व करने के मूड में, अब तो लगता है सब आर पार के मूड में। सुना, अपना इंटरेस्ट सर्व करने के मूड में कोई दिखाई नहीं दे रहा, अब सिर्फ आर पार के। नहीं, मैं वही, जंग लड़ना है और जीत जाना है या हार जाना है। रवि, उसको आप ये देखिए कि स्टेट्स अगर इसमें इन्वॉल्व है और आर्म्स परचेजिंग हो रहा है तो करप्शन का भी मौका मिल रहा है। जनता के हित को, यूरोप की जनता के हित को कौन कितना ध्यान में रख रहा है? ठीक है, अभी तो सर ऐसा लग रहा है कि वो बैक सीट पे है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये देश लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में अपने वॉर इंटरेस्ट को ही सर्व करते दिखाई दे रहे हैं। उसी के हिसाब से सारी नीतियां बन रही हैं, सारी डील्स हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।